Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Kalpakkam fast breeder reactor, which has attained criticality. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो ये जो करंट डेवलपमेंट है इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने 1950s में ही। ये जो 3 स्टेज प्रोग्राम है इसको इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया था भाभा साहब ने कि भारत के अंदर थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट दुनिया का 25% थोरियम भारत के अंदर मिलता है इन द स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। तो दुनिया का 25% थोरियम हमारे देश में मिलता है, लेकिन यूरेनियम सिर्फ 1 से 2% ही मिलता है और वो भी लो क्वालिटी का। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, जिसका मकसद था कि अल्टीमेटली इंडिया बिकम्स सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर एज फार एज न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। तो अब अच्छे से समझते हैं कि थोरियम होने से फायदा क्या है, यूरेनियम की क्या जरूरत है। यूरेनियम हमारे देश में कम है और थोरियम नेचुरली ज़्यादा मिलता है, इस कारण से 3 स्टेज प्रोग्राम डेवलप किया गया। कैसे उससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा ये सब कुछ समझते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं द टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत का जो है उसको समझने के लिए पहले 2 शब्द समझिए, फिसाइल एंड फर्टाइल। न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए हमें फिजन रिएक्शन करना होता है, ये तो बात आप जानते हैं कि एक लार्जर न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाई और उस प्रोसेस में फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो अभी तो न्यूक्लियर एनर्जी मेनली हम लोग फ्यूजन रिएक्शन से ही प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन के लिए भी रिसर्च चल रही हैं, कई सारे प्रोटोटाइप्स डेवलप हुए हैं, बट जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सब फ्यूजन रिएक्शन पे काम करते हैं अभी। फिजन रिएक्शन, तो फिजन में जिसमें जैसा मैंने आपको बताया एक लार्जर न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस और उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करता है। फिजन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 235 ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू 2 रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाई, बैरियम एंड क्रिप्टन, और उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करता है। ऐसे मटेरियल्स जो सीधा सीधा ब्रेकडाउन हो जाए इनटू रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाई और उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करें, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल्स आर दोज दैट कैन डायरेक्टली अंडरगो फिजन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। उनके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करना पड़ता है, एक लार्जर न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन से अटैक करेंगे तभी जाकर के वो न्यूक्लियस टूटता है। तो यूरेनियम 235 इज एन एग्जांपल ऑफ फिसाइल मटेरियल। उसके अलावा कुछ और ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सीधा सीधा फिजन रिएक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखा गया तो वो एक फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो सकते हैं और उसके बाद वो फिजन रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल का एग्जांपल है यूरेनियम 238 विच इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235। अब देखिए, नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है माइनिंग के बाद उसमें यूरेनियम 235 0.7% के आसपास होता है, यूरेनियम 238 99.3% के आसपास होता है। अब इस यूरेनियम को थोड़ा बहुत इनरिच किया जाता है अप टू 4%। यूरेनियम इनरिच करने का मतलब ये है कि उसमें से यूरेनियम 238 को निकाला जाता है, जिससे रिलेटिवली यूरेनियम 235 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए। तो यूरेनियम को इनरिच किया जाता है अप टू 4 to 5% और उसके बाद उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक फ्यूल की तरह डाला जाता है, जिससे
यूरेनियम 235 जो इस नेचुरल यूरेनियम के अंदर है वो फिजन रिएक्शन करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। बट जब खूब सारा एनर्जी रिलीज करता है यूरेनियम 235 आफ्टर अंडरगोइंग फिजन रिएक्शन, तो उस एनर्जी के कारण, उस हीट के कारण ये जो यूरेनियम 238 है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लूटोनियम 239। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर है 94। यूरेनियम 235 जब फिजन रिएक्शन करता है, एक्सप्लोड करता है, उस प्रोसेस में जो एनर्जी आती है वो हीट यूरेनियम 238 को, जो नेचुरल यूरेनियम में ज़्यादा अमाउंट में है, उस यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्लूटोनियम 239। 239 मीन्स एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया प्लूटोनियम का है 94। अब ये जो प्लूटोनियम 239 है ये एक फिसाइल मटेरियल है, यानी कि अब ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा सकता है। इसी आइडिया पे बेस्ड है ये पहला स्टेज ऑफ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो होमी जहांगीर भाभा साहब ने कहा है कि भारत के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो 3 टाइप के बनेंगे। पहले वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, और 3 टाइप जो है वो एक साथ नहीं बनेंगे, वो क्रोनोलॉजिकली बनेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप, और अंत में थर्ड टाइप। जब थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन जाएंगे थर्ड स्टेज वाले, तो उसके बाद भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप या फर्स्ट स्टेज वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कहे जाते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स में एक तरफ से नेचुरल यूरेनियम डाला जाएगा। अब नेचुरल यूरेनियम हमारे देश में मिलता नहीं है, हम लोगों को इंपोर्ट करके मंगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है। इस कारण से आत्मनिर्भरता नेचुरल यूरेनियम के थ्रू तो नहीं आ सकती। तो इसी कारण से होमी जहांगीर भाभा साहब ने 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया है। देखिए कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। नेचुरल यूरेनियम हम इंपोर्ट करके मंगाएंगे, उसको फर्स्ट स्टेज के जो रिएक्टर पावर प्लांट्स हैं हमारे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, कर्नाटका, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। वो सब फर्स्ट स्टेज रिएक्टर्स हैं जिनको कहा जाता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। मोस्ट ऑफ देम आर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। उसमें नेचुरल यूरेनियम डाला जाएगा जो हमने इंपोर्ट करके मंगाया है। अब उस नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 फिजन करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। साथ ही साथ यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्लूटोनियम। सो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी कि फर्स्ट स्टेज रिएक्टर से प्लूटोनियम विल कम आउट एज अ बाई प्रोडक्ट। प्लूटोनियम 239 विल कम आउट एज अ बाई प्रोडक्ट। साथ ही साथ सारा यूरेनियम जो हमने इनपुट के तौर पर डाला था वो तो खर्च होगा नहीं, कुछ यूरेनियम बच भी जाएगा। फ्यूल जब डालोगे तो सारा का सारा फ्यूल फिजन रिएक्शन कर ही दे, कोई जरूरी नहीं है, कुछ फ्यूल बच भी जाएगा। दैट डिप्लीटेड यूरेनियम इज ऑल्सो टेकन। और ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम है फ्रॉम फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट प्लस जो प्लूटोनियम जनरेट हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, उन सबको कलेक्ट किया जाएगा और उससे फिर ये जो प्लूटोनियम है और डिप्लीटेड यूरेनियम है उसकी मदद से सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे। सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक तरफ से प्लूटोनियम डाला जाएगा, दूसरी तरफ से डिप्लीटेड यूरेनियम डाला जाएगा, और उसका जो मेन इनपुट है वहां से थोरियम डाला जाएगा, जिसमें भारत काफी रिच है। हमारे देश में थोरियम तो खूब मिलता है। अब थोरियम की अगर हम बात करें तो थोरियम भी अपने आप में सीधा सीधा फिसाइल नहीं है। थोरियम जो है वो फर्टाइल मटेरियल है, यानी कि उस पर जब टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जाएगा तो वो फिर थोरियम 232 कन्वर्ट होता है इनटू यूरेनियम 233, द थर्ड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विच इज अ फिसाइल मटेरियल। तो हमारे देश में थोरियम खूब मिलता है, लेकिन थोरियम सीधा सीधा फिजन रिएक्शन नहीं कर सकता, वो एक फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल नहीं है। तो इस कारण से सेकेंड स्टेज रिएक्टर में एक तरफ से हमने प्लूटोनियम डाला जो एक फिसाइल मटेरियल है, और डिप्लीटेड यूरेनियम डाला, उसमें यूरेनियम 238 है जो फर्टाइल है लेकिन फिसाइल नहीं, और यूरेनियम 235 है जो सीधा सीधा फिसाइल है। तो ये दोनों फ्यूल की तरह काम करेंगे। प्लूटोनियम और यूरेनियम जो ये मिक्सचर है उसमें यूरेनियम 235 ये फ्यूल की तरह काम करेंगे सेकेंड स्टेज रिएक्टर में।
और ये जब फिजन रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के साथ साथ ये जो थोरियम है, जो स्टेज 2 में हम एक तरफ से डाल रहे थे, वो थोरियम अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूरेनियम 233। ये था पहले फर्टाइल, अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फिसाइल मटेरियल। साथ ही साथ ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम था, उसमें यूरेनियम 235 तो फिजन रिएक्शन कर गया, यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्लूटोनियम, और वो प्लूटोनियम को फिर से इसके अंदर इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डाला जाएगा। इसी से नाम से समझने की कोशिश करो, इसका नाम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्यों? क्योंकि ये एक तरफ से प्लूटोनियम इनपुट के तौर पे लेता है और फिर से प्लूटोनियम प्रोड्यूस करता है, तो ये ब्रीड कर रहा है प्लूटोनियम, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम के अंदर जो 238 है उसको ये फिर से प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देगा, तो इट इज ब्रीडिंग प्लूटोनियम। साथ ही साथ एनर्जी कारण ये थोरियम को कन्वर्ट करेगा इनटू यूरेनियम। यूरेनियम 233 इज अ फिसाइल मटेरियल, और ये यूरेनियम 233 जब हमारे देश में अच्छा खासा हो जाएगा, थोरियम तो था ही, थोरियम को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू यूरेनियम, और वो जब यूरेनियम 233 हमारे देश में अच्छा खासा हो जाएगा, देन थर्ड स्टेज पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, जिसमें एक एंड से हम लोग यूरेनियम 233 डालेंगे और साथ ही साथ थोड़ा थोरियम डालते रहेंगे। यूरेनियम 233 विल अंडरगो फिजन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ ये जो थोरियम है इसको यूरेनियम 233 में वो कन्वर्ट करता रहेगा फिजन रिएक्शन, और वो इस थोरियम को हम लोग यूरेनियम में कन्वर्ट करके वापस से इस रिएक्टर के अंदर हम डालते रहेंगे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड स्टेज रिएक्टर होगा वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर होगा, उसको हम लोग थोरियम बेस्ड ब्रीडर रिएक्टर भी कह सकते हैं। सेकेंड स्टेज वाला इज प्लूटोनियम ब्रीडर, थर्ड स्टेज विल बी थोरियम ब्रीडर। और चूंकि हमारा देश थोरियम में काफ़ी रिच है, तो जब हम थर्ड स्टेज पे पहुंच जाएंगे, यानी कि हमारे पास अच्छा खासा यूरेनियम 233 हो चुका है और अब उसकी मदद से हम थोरियम को भी यूरेनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद भारत पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान में रवात भाटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटका में कायगा और तमिलनाडु में कुदानकुलम, ये सारे के सारे जो है फर्स्ट स्टेज रिएक्टर वाले हैं। ये भारत का सेकंड स्टेज रिएक्टर आ रहा है कलपक्कम में इन तमिलनाडु। और करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैज अटेंड क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी अटेंड करने का मतलब है कि इट हैज नाउ अंडरगॉन सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो क्रिटिकलिटी अटेन करना इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ नाउ कॉमर्शियल लॉन्च ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अब होपफुली अगले 4-5-6 महीनों में कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बिकम फंक्शनल, एंड एज यू ऑल नो स्टेज 2 इज अ ब्रिज टुवर्ड्स स्टेज 3 विच विल मेक इंडिया आत्मनिर्भर बिकॉज ऑफ इंडियाज वास्ट थोरियम रिजर्व। तो अगले 25-30-40 सालों में, तब तक हम हो ना हो, लेकिन 25-30-40 सालों में भारत सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट अटेन होने के बाद। तो ये डॉक्टर होमी जागीर भाभा साहब ने लगभग 100 साल का प्लान ले डाउन किया था। 100 साल के पीरियड में कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वन हेल्थ समिट 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ centers around the idea that health of humans, animals and environment are interconnected। अगर हमारे आसपास में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो बीमार होंगे तो देर सबेर वो बीमारियां इंसानों में भी जरूर आएगी। हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वहां पे अगर कुछ बीमारियां होंगी या इकोसिस्टम बहुत गंदा होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर जरूर पड़ेगा देर सबेर। तो दैट इज the core idea behind the concept of one health, that our well-being, human, animal and surrounding ecosystem, इन सब का well-being जो है वो interconnected है।
रीजन बीइंग, देखिए एनिमल से ह्यूमंस तक बहुत सारी बीमारियां जो है ट्रांसफर होती हैं, उनको कहा जाता है जूनोटिक डिजीजेस। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डैमेजेज अगर होते हैं तो एनिमल्स भी बीमार पड़ते हैं, इंसान भी बीमार पड़ते हैं, दोनों को ये इक्वल तौर पे इम्पैक्ट करता है। तो इस कारण से ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड। अगर हम कुछ गंदगी फैलाएंगे तो वो गंदगी जो है इकोसिस्टम को जब डिग्रेड करेगा तो एनिमल्स को बीमार कर सकता है और एनिमल से बीमारियां हम तक पहुंच सकती हैं, या इकोसिस्टम जब डिग्रेड होगा तो सीधा सीधा हम भी बीमार हो सकते हैं। सो आवर हेल्थ आर इंटर रिलेटेड, वी शुड नॉट सी थिंग्स इन आइसोलेशन। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ वॉज फर्स्ट गिवन बाय कार्विन स्वाब। ही वॉज एन एपिडेमोलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी 1964 में, उसमें उन्होंने ये वर्ड वन हेल्थ का जिक्र किया था। लेकिन वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है, और अदर से प्रोमिनेंट हो रहा है, इसके ऊपर खूब चर्चा हो रही है वर्ल्ड वाइड पोस्ट कोविड। कोविड के बाद से सबको एक बात समझ आ गई है कि जूनोटिक डिजीजेज आर ऑन द राइज। जानवरों से इंसानों तक ट्रांसफर होने वाली बीमारियां जैसे कि कोविड-19, निपा वायरस, ये सब बढ़ रहा है। प्लस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानों के अंदर बढ़ रहा है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पीछे एक बड़ा कारण है कि जानवरों को खूब सारा एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है, और जानवरों के थ्रू वो एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में आ रहा है, जिस कारण से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनिमल मीट। तो अगर जानवर बीमार होंगे, उनको खूब एंटीबायोटिक दोगे, तो ये मत समझो कि सिर्फ उनको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, इनडायरेक्टली वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में भी आएगा और फिर हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। प्लस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, आजकल डिफॉरेस्टेशन के कारण हो क्या रहा है कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जिस कारण से वाइल्ड लाइफ के साथ हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, और यही कारण है कि रिस्क ऑफ डिजीज इज ऑल्सो ऑन द राइज। जूनोटिक डिजीज इज ऑन द राइज। तो डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वो भी समस्याएं हैं, जिस कारण से द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ हैज बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। भारत सरकार ने कोविड-19 पैंडेमिक के बाद भारत के अंदर स्टार्ट किया था नेशनल वन हेल्थ मिशन, जिसके अंतर्गत फोकस किया जा रहा है कि भारत का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है टुवर्ड्स जूनोटिक डिजीजेस एंड पॉसिबल पैंडेमिक, वो फास्ट किया जाए ताकि इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, अगर इस तरीके की कोई संभावना, कोविड-19 जैसी संभावना फ्यूचर में बनती है तो। रिसेंट न्यूज ये है, क्यों हम लोग वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वन हेल्थ समिट हैज बीन कंडक्टेड इन लियोन, फ्रांस। 5 से 7 अप्रैल तक वन हेल्थ समिट कराई जाएगी। दिस इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट विच इज बीइंग चेयर्ड बाय फ्रांस। 7 अप्रैल को वन हेल्थ समिट कंक्लूड होगा। 7 अप्रैल को इसलिए इसको कंक्लूड किया जा रहा है, फाइनल प्रोग्राम इसका 7 अप्रैल को इसलिए रखा गया है क्योंकि 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। दिस वन हेल्थ समिट has been conducted by France government but in association with WHO, FAO and UNEP. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, व्हाट इज वन हेल्थ अप्रोच एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी क्रूशियल इन करंट टाइम्स। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट बताइए कि है तो रिलेटिवली पुराना कॉन्सेप्ट 1964 का, लेकिन पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक के बाद से काफी प्रोमिनेंट हो गया है, और उसके प्रोमिनेंट होने के पीछे कुछ कारण बताइए, फिर उसके पीछे क्या सॉल्यूशन लिए जा सकते हैं, कैसे वन हेल्थ को और प्रमोट किया सकता है वो सब बताइए, भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए वो बताइए। 10 मार्कर के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारत सरकार ने नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन या इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 2021 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो ओवरऑल मिशन है, इट इज अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका लक्ष्य है भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य है भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना। उसके अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसी के अंतर्गत ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इनिशिएटिव है, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक सब कंपोनेंट है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसमें टोटल 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मेन लक्ष्य है भारत के अंदर सेमीकंडक्टर फैब्रिक जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कराना। उसके अलावा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये दूसरा कंपोनेंट अंडर सेमीकंडक्टर मिशन। इसका लक्ष्य है कि जो सेमीकंडक्टर से बनने वाले चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उसकी डिजाइनिंग भी ज्यादा भारत में हो। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर वेफर्स कहते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही, दैट इज गोल अंडर सेमीकॉन इंडिया। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत लक्ष्य है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइनिंग भी ज्यादा भारत में हो।
और साथ ही साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है विद दोज कंट्रीज हु आर ग्लोबल लीडर इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि यूएस, जापान, ताइवान, यूरोपियन यूनियन नेशंस। सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो आई होप आप जानते भी होंगे। हमने पहले भी 3-4 महीने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है कि सेमीकंडक्टर्स आर कंसिडर्ड एज हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का एकदम कोर है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है आज के टाइम में वो एआई, रोबोटिक्स उसके अंदर क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हैं उनका हार्ट एंड सोल होता है सेमीकंडक्टर। और एआई का ज़माना है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ज़माना है, तो उसमें अगर भारत को आगे बढ़ना है एआई के फील्ड में, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिजाइनिंग इन सब में भारत को फोकस करना होगा। इसीलिए भारत ने ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत कई सारे सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इन धोलेरा, गुजरात, ये लगाया जा रहा है बाय टाटा ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद पावर चिप ऑफ ताइवान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर मिशन में लक्ष्य है सेमीकंडक्टर एरियाज में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो धोलेरा में जो प्लांट आ रहा है वो टाटा ग्रुप इज ब्रिंगिंग इन एसोसिएशन विद पावर चिप ऑफ ताइवान। दूसरा प्लांट जो आ रहा है सेमीकंडक्टर का इन सानंद, गुजरात, वो सीजी पावर ऑफ जापान, रेनेसा एंड स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ थाईलैंड, उनको इनवाइट किया गया है टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सीजी पावर, दिस विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी पावर इन एसोसिएशन विद जापान्स रेनेसा एंड स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ थाईलैंड। ये सानंद वाला है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, सेमीकंडक्टर यूनिट इन मोरेगांव। इसको लगा कौन रहा है? टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इसमें 27,000 करोड़ का होगा। रिसेंटली वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की भी बात हो रही है। और टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के अंतर्गत असमीज यूथ को, 1800 असमीज यूथ को ट्रेनिंग दी जा रही है बेंगलोर में। जब ये प्लांट इनॉग्रेट हो जाएगा तो उनको फिर असम के अंदर जॉब दिया जाएगा। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नो क्लोनिंग थ्योरम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सी, नो क्लोनिंग थ्योरम इज रिलेटेड विद क्वांटम फिजिक्स। तो एक बार क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों के बीच का अंतर क्विकली देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से, एकदम साइंटिस्ट की तरह नहीं। देखिए, फिजिक्स के दो मोटे मोटे डायमेंशंस हैं, दो मुख्य डायमेंशंस हैं। एक है क्लासिकल फिजिक्स, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, उसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है। स्पीड, मोमेंटम, मैकेनिक्स वगैरह वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में जो मुख्य अंतर है वो एक पहला है स्केल का। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विथ ऑब्जेक्ट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स को वो स्टडी करता है। बॉल है, उसका मोमेंटम स्टडी करेगा, स्पीड, डायरेक्शन, ये वो। क्वांटम फिजिक्स डील्स विथ बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होने की उसकी संभावना है, प्रोटॉन ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बिहेव करता है, ये सब क्वांटम फिजिक्स की दुनिया है। तो एक तो स्केल का अंतर है, क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक, क्वांटम फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक। उसके अलावा जो लॉज हैं, बेसिक लॉज फिजिक्स के, वो क्लासिकल फिजिक्स से अलग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैक्सवेल इक्वेशन, एटीसी। और क्वांटम फिजिक्स से अलग है श्रोडिंगर इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन और मोमेंटम दोनों एक साथ रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, ये रेड डॉट को ही आप देख रहे हैं, इसका लोकेशन और मोमेंटम आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जैसे ही बोलेंगे कि यहाँ पे इसकी मोमेंटम इतनी है, तब तक वो डॉट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो इसकी बस समझने के लिए बेसिक इसकी आप लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन और मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस तरीके कई सारे क्वांटम फिजिक्स के थ्योरीज हैं। लाइट को लेकर के दोनों अलग अलग तरीके से ओपिनियन रखते हैं। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव, क्वांटम फिजिक्स में लाइट इज कंसिडर्ड एज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट को फोटोन कहा जाता है इन क्वांटम फिजिक्स, उसको पार्टिकल की तरफ कंसिडर किया जाता है क्वांटम फिजिक्स में।
क्लासिकल फिजिक्स में एग्जैक्ट लोकेशन पे बात होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, जबकि क्वांटम फिजिक्स टॉक्स इन प्रोबेबिलिटी कि किसी भी वक्त, जैसा कि मैंने आपको कहा ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि एग्जैक्ट तरीके से नहीं बताया जा सकता कि ये डॉट किस वक्त कहाँ पे है। एक प्रोबेबिलिटी में बात की जा सकती है कि इसकी यहाँ होने की संभावना 60% है, यहाँ होने की संभावना 30% है, यहाँ होने की 30% है, ऐसे कुछ। तो क्वांटम फिजिक्स टॉक्स इन प्रोबेबिलिटी ये बात करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की इस एरिया में होने की संभावना 60% है, यहाँ होने की संभावना रिमेनिंग 30%, और वो यहाँ इस जोन में होने की संभावना 10% है। तो ये टॉक्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहीं लेकर के बहस हो गई थी नील बोर्स और आइंस्टाइन के बीच में। वो ये प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे आइंस्टाइन साहब, तो उन्होंने कहा था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। तो नील बोर्स ने कहा था कि हमारा काम नहीं है ये सोचना कि गॉड क्या प्ले करते हैं क्या नहीं, उसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स की। अब जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं, थोड़ा सा सोचिए, जो हम लोग जनरली अपने आसपास अपने कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, दे वर्क ऑन बाइनरी इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगे या तो नहीं होंगे, इस तरीके के बाइनरी मैनर में सिग्नल्स भेजे जाते हैं। जैसे हम कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करते हैं, वो बटन जब हम प्रेस कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड टू द सीपीयू। दैट इंफॉर्मेशन इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इफ दे आर देयर एंड दैट टू इन ए पर्टिकुलर मैनर, तो उसको कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स 1, अगर एब्सेंट है तो 0। तो बेसिकली बात यह है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है दैट इज डन इन बाइनरी मैनर, इसको कहा जाता है बिट, एंड बिट्स आर आइदर इन स्टेज ऑफ 0 और 1, 0 या 1। जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं दे डोंट यूज बिट, दे रादर यूज क्यूबिट। क्वांटम बिट शॉर्ट में कहें तो क्यूबिट। क्यूबिट इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है, देखिए, क्यूबिट्स आर एंटिटीज दैट एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेजेस बिटवीन 0 to 1 एट द सेम टाइम। बस यही है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ती बदलती रहती है। 0 पे उनके होने की प्रोबेबिलिटी किसी वक्त ज़्यादा होती है, फिर वो कम होकर के फिर 1 पे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज बिट, दैट इज बाइनरी मैनर में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्यूबिट। क्यूबिट्स आर बेसिकली सुपर इम्पोज्ड बिट्स। एक ही वक्त पे वो अलग अलग स्टेजेज में रह सकते हैं, बस अलग अलग जगहों पे होने की प्रोबेबिलिटी बदलते रहती है। बिट और क्यूबिट के बीच का अंतर अगर आपको समझना है एक पैरेलल एग्जांपल से, तो एक कॉइन ले लीजिए। अब उस कॉइन को अगर आप टेबल पे रखते हैं तो या तो हेड साइड दिखेगा, फिर आप पलट देंगे तो टेल साइड दिखेगा, दैट इज बिट। बाइनरी फॉर्मेट में आपको कॉइन दिखेगा अगर आप टेल या हेड के प्लेस करें तो टेबल पे, तो दैट इज बिट। अगर उसी कॉइन को आप टेबल पे ऐसे रोटेट करते, स्पिन करना शुरू कर दें, किसी भी वक्त आप नहीं कह पाएंगे कि सामने आपके हेड है या टेल है, बदलता रहेगा। बट किसी वक्त हेड थोड़ा ज्यादा दिखेगा, कभी टेल ज्यादा दिखेगा, तो दैट इज सुपर इम्पोज्ड पोजिशन ऑफ कॉइन। तो क्यूबिट्स आर ऑलवेज इन सुपर इम्पोज्ड पोजिशन। अब क्वांटम फिजिक्स की इस थ्योरी है जिस पे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं, रिसेंटली डिस्कशन में है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी है जिसका नाम है नो क्लोनिंग थ्योरम। वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अननोन क्वांटम स्टेट। किसी भी क्यूबिट का एग्जैक्ट कॉपी बनाना नामुमकिन है। कारण सरल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दो, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में वो कहाँ है और उसकी मोमेंटम क्या है वो आइडेंटिफाई कर पाना नामुमकिन है। उसी आइडिया के अराउंड आप ये नो क्लोनिंग थ्योरम को समझ सकते हैं। A no cloning theorem of quantum physics says that it is impossible to create an exact copy of a known quantum state. In fact, अगर कोई known quantum state भी है तो भी उसका exact perfect cloning बनाना possible नहीं है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में किसी चीज का कॉपी बनाना आसान है। आप एक पेज लेकर के गए जेरोक्स की दुकान पे, बोले भैया इसका जेरोक्स निकाल दो, सिंपल भाषा में समझने के लिए बता रहे हैं, कॉपी बना लिया आपने। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में किसी भी क्वांटम स्टेट का कॉपी बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो क्वांटम स्टेट जो है वो सुपर इम्पोज्ड पोजीशन में रहता है, वो चेंज होता रहता है उसकी पोजीशन। सो यू कैन नॉट मेक एन आइडेंटिकल डुप्लीकेट ऑफ अ क्वांटम स्टेट इन परफेक्ट सेंस। दैट थ्योरम ऑफ क्वांटम फिजिक्स इज नोन एज नो क्लोनिंग थ्योरम।
Why it is impossible to have exact copy of any quantum state? Because quantum states are fragile, ever changing, so they keep on changing the state. तो जब तक आप इंफॉर्मेशन को मेजर करोगे और उसका कॉपी बनाने की कोशिश करोगे तब तक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बदल चुका होगा. So that is no cloning theorem of quantum physics. मोटा मोटा बस समझना है, इतना एकदम साइंटिस्ट की तरह नहीं समझना है कि क्या हो गया, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, ये नहीं कि उस पर लगे दिमाग लगाने. जितना मैंने बताया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, इवन फॉर यूपीएससी. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे नो क्लोनिंग थ्योरम पे ये प्रश्न है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. थ्री लैंग्वेज फार्मूला was first introduced in 1968. National education policy mandates a strict implementation of three language formula with compulsory imposition of Hindi. Of course, ये statement गलत है. Amended rules recycled plastic are contained by producers with specific targets of recycled plastic packaging. That is correct. Rule explicitly exclude local bodies. ये statement यहाँ गलत है क्योंकि exclude नहीं include होगा. Semaglutide works in inhibiting insulin. ये statement wrong है because it helps in secreting insulin. It is a non-hormonal drugs. It is a hormonal drugs developed by companies associated with GLP-1 activity. तो second statement is also wrong. बायोगैस में मेनली मीथेन होता है along with कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज करेक्ट. हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा नहीं होता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.